मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि कैपिटलाइजेशन में यानी पूंजीकरण क्या होता है। तो हमने बात करी थी कि जो पूंजीकरण होता है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ये सभी यानी ऑनर्स कैपिटल और आउटसाइडर कैपिटल ये दोनों शामिल होती हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया था कि ऑनर जो कैपिटलाइजेशन होता है उसमें जो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स और एक रिटेन्ड अर्निंग्स, ये जो पॉइंट्स होते हैं इन दोनों पॉइंट्स को हम दो कैपिटल में बांट सकते हैं। पहला है ऑनर्स कैपिटल यानी स्वामी पूंजी, जिसमें हम इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग्स को शामिल करते हैं, जबकि आउटसाइडर कैपिटल होता है जिसमें हम प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स इसको शामिल करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ट्रेडिंग और इक्विटी की बात करने वाले हैं, यानी समता पर व्यापार। थ्योरेटिकल पोर्शन में ये क्वेश्चन आपका बनता है। अच्छा, कल मैंने जब बात किया था कि इसको हम कैपिटल को हम दो तरीके से और बांट सकते हैं। एक तो अगर इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स है, इसको हम वेरिएबल चार्ज कैपिटल भी कह सकते हैं। और जो आउटसाइडर कैपिटल है जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और ये होते हैं शामिल, इसको हम फिक्स चार्ज कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि इन पर जो दिया जाने वाला ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो फिक्स होता है। तो इस प्रकार कैपिटलाइजेशन को हम ऑनर्स कैपिटल, आउटसाइडर कैपिटल या वेरिएबल चार्ज कैपिटल और फिक्स चार्ज कैपिटल में भी इशू कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग और इक्विटी की। देखिए, जब हम कैपिटलाइजेशन यानी पूंजीकरण करते हैं तो उसमें हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स को यूज़ करते हैं, या मैं ये कहूँ कि हम ऑनर्स कैपिटल और आउटसाइडर कैपिटल को यूज़ करते हैं। यदि किसी भी पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन में ऑनर्स कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल से ज़्यादा अगर आउटसाइडर कैपिटल हो तो इसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, यानी समता पर व्यापार। देखिए, कई बार जब हम कैपिटलाइजेशन करते हैं तो कंपनी की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है। वो ये चाहती है कि आउटसाइडर कैपिटल यानी डिबेंचर से ज़्यादा कैपिटल लें और इक्विटी शेयर से वो कम कैपिटल कंसिस्ट करे। इसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि यदि अगर हम कैपिटलाइजेशन करते हैं, जैसा हमने प्रैक्टिकल चैप्टर में भी किया था, कि जब हम कैपिटलाइजेशन करते हैं तो उसकी जो टेबल होती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेस इंटरेस्ट, लेस टैक्स, ये सब करते हैं, तो इसकी वजह से जिसमें हम देखिए, जब हम कैपिटलाइजेशन करते हैं तो कैपिटलाइजेशन करने में हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने पिछला जो चैप्टर हमने जब प्रैक्टिकल किया था तो उसमें देखा होगा कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर करते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर में अर्निंग पर शेयर का इम्प्रूव होना ज़रूरी होता है। तो अर्निंग पर शेयर जो होती है, वो अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर तब ज़्यादा हमारी बढ़ती है जब हम डिबेंचर कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप समझ रहे हैं? यदि हम इक्विटी शेयर की बजाय डिबेंचर कैपिटल यानी आउटसाइडर कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसका जो फ़र्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। तो इसलिए लोग समता पर व्यापार करते हैं, वो इक्विटी शेयर को कम यूज़ करते हैं और डिबेंचर कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि जब हम डिबेंचर कैपिटल को यूज़ करते हैं तो वो जो हमारी इनकम होती है वो टैक्स फ्री इनकम होती है जो डिबेंचर से हमें मिलती है, यानी जो ब्याज होता है वो टैक्स फ्री होता है। तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारी अर्निंग पर शेयर पे पड़ता है। यानी अगर हम कम मात्रा में इक्विटी शेयर को इशू करेंगे और डिबेंचर कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। उससे ये होगा कि जो इक्विटी शेयर है अगर वो कम मात्रा में रहेंगे तो उसका एक इफ़ेक्ट पहला ये पड़ेगा कि जो डिविडेंड है वो डिविडेंड इंक्रीज़ होगा। दूसरा, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कम होंगे और कैपिटलाइजेशन ऑफ वोटिंग पावर्स भी बना रहेगा। तो ट्रेडिंग और इक्विटी में ये होता है कि हम इक्विटी शेयर को कम यूज़ करते हैं और डिबेंचर कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इसका दो तरीके से भी इसके टाइप्स दिए हुए होते हैं। पहला टाइप होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऑन थिन इक्विटी, ऐसी कंडीशन जिसमें हम कैपिटलाइजेशन में डेब्ट कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करते हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल को कम यूज़ करते हैं, दैट इज़ थिन इक्विटी। ट्रेडिंग और थिक इक्विटी भी होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करते हैं और डेब्ट कैपिटल को हम कम यूज़ करते हैं। इससे हमारी इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम थिक इक्विटी को यूज़ करते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में
इक्विटी शेयर को यूज़ करेंगे तो उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, तो उससे हमारा डिविडेंड जो होगा वो कम हो जाएगा और हमारी अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाएगी। ये इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का आशय ये है कि अगर हम कैपिटलाइजेशन करते हैं और अगर हम ऑनर्स कैपिटल को कम यूज़ करके डिबेंचर कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये हमारी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होती है। ये दो तरीके की होती है, एक तो थिन इक्विटी और दूसरा थिक इक्विटी। अब बात करते हैं कि अभी हमने एक पॉइंट को क्लियर किया था, और वो पॉइंट को जब हमने क्लियर किया था तो ये कहा था कि अगर अपन डिबेंचर कैपिटल को ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। और अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी ये लिया गया है कि जैसे जैसे आप डिबेंचर को यूज़ करते हैं, यानी आउटसाइडर कैपिटल को यूज़ करते हैं और इक्विटी शेयर को कम यूज़ करते हैं, तो हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, यानी क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर डिबेंचर कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, भी मानते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट है। किस लिमिट तक हम डिबेंचर कैपिटल को ज़्यादा यूज़ किया जाए, क्योंकि अगर हम एक्सेस में ज़्यादा यूज़ करेंगे डिबेंचर कैपिटल को तो भले ही हमारे इक्विटी शेयर होल्डर कम हो जाएं, लेकिन हमारे डिबेंचर्स और हमारे दायित्व ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए भी एक पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है, वो ये बताता है कि डिबेंचर कैपिटल हालांकि यूज़ करना काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन किस सीमा तक हम उसे यूज़ करें, इसके लिए एक पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस होता है। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस ये बताता है कि आपकी अर्निंग जो फ्रॉम डेब्ट कैपिटल है, आपकी जो अर्निंग डेब्ट कैपिटल है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल के बराबर होनी चाहिए। दैट इज़ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। यानी डिबेंचर कैपिटल यानी आउटसाइडर कैपिटल से जो हमें इनकम मिलती है और उसकी जो कॉस्ट है ये एक बराबर होनी चाहिए, जिसे हम पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है x माइनस R1 और फिर 1 माइनस टी माइनस पी डी 1 अपॉन N1। दूसरे में लिखा है x माइनस R2 I माइनस टी माइनस पी डी 2 अपॉन N2। देखिए यहाँ पर x का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम वैसे ही निकालते हैं जैसे सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारे पास जो आता है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, जो हमने चार्ट में पढ़ा चुके हैं। इसमें फिर R1 और R2 जो लिखा है ये इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ऑप्शन, यानी जब आप पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस करेंगे तो दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, दो ऑप्शन दिए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन का इंटरेस्ट, फिर उस साइड दूसरे ऑप्शन का इंटरेस्ट, और PD का मतलब होता है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट ऑप्शन में, यानी हमारे पास जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिए होंगे उन दोनों। और 1 माइनस टी का मतलब टैक्स रेट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस मिलेगा। किताब में ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा। नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम जो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करेंगे। थैंक्स टू ऑल।